नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिवरात्रि का त्योहार। मंदिरों में लगी रही भक्तों की भीड़। मुस्लिम समाज के लिए खुशखबरी, वर्षों की मांग के बाद मिले उन्हें शहर काजी। चौबीस फरवरी से एक बार फिर बालाघाट से नागपुर के बीच दौड़ेगी इतवारी मेमो ट्रेन। 4 महीने से लापता कान्हा राष्ट्रीय पार्क का मशहूर टाइगर छोटा मुन्ना। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर पालिका के कर्मचारियों को नहीं मिला कई महीनों से वेतन। 2 डॉक्टरों पर कार्रवाई, अवैध रूप से औषधि रखने का मामला, न्यायालय में पेश होगा प्रकरण। और पद्मेश न्यूज की मुहिम रंग लाई, 6 महीने बाद शिक्षकों को वेतन मिलने का आया आदेश। और अब खबरें विस्तार से। भगवान शिव की उपासना का महापर्व महाशिवरात्रि आज धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा, जहां भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कर महाभस्म आरती का आयोजन किया गया। वहीं नगर के शंकर घाट में सुबह पूर्व वैदिक विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। बढ़ते जाइए वहां से। शिव सेवक संघ के द्वारा महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तों के द्वारा महाप्रसाद भगवान शिव का आशीर्वाद दिया गया। शंकर घाट में भगवान शिव की विभिन्न झांकियां लोगों को आकर्षित करते हुए दिखाई दी। आप ये जो देख रहे हैं, जो भंडारा यहाँ पे चल रहा है, जिन भी यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं, तो ये अमरनाथ यात्रियों का एक समूह है शिव सेवक करके। हमारे समूह द्वारा पिछले 20 वर्षों से यहाँ पे शिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रसाद वितरण एवं व्यवस्था का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है। उसी श्रृंखला में इस बार भी हमने गाजर के हलवे का कार्यक्रम यहाँ रखा है और इस प्रसाद वितरण का 20,000 से अधिक श्रद्धालु लाभ लेंगे, ऐसा चल रहा है यहाँ पे और निरंतर यह क्रम जारी रहेगा। हाँ, यहाँ पे शिव जी की झांकी बनाए हैं और ये आकर्षण का केंद्र है बालाघाट जिले के लिए। किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहा हाँ, वो भंडारा चल रहा है और महाप्रसाद वितरण, शाम को शिव महाआरती होगी और बस इतना। बालाघाट जिले के वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि 9 महीने के इंतजार के बाद एक बार फिर 24 फरवरी से बालाघाट से नागपुर सीधी ट्रेन शुरू हो रही है। जिले वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि पुनः एक बार फिर इतवारी ट्रेन को चालू कर दिया गया, जो 24 तारीख को अपने यथावत समय स्थिति में बालाघाट पहुंचेगी। आपको बता दें कि लगभग 8 माह पूर्व इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। कारण ये था कि कुछ ट्रेनें इससे प्रभावित हो रही थी। जैसे ही उन प्रभावित ट्रेनों का समाधान किया गया, वैसी इस ट्रेन को पुनः चालू कर दिया गया है। इस ट्रेन के चालू होने से लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है। बालाघाट से मान सिंह उइके। आपको बता दें कि बंद पड़ी इतवारी बालाघाट इतवारी ट्रेन को एक बार फिर रेल विभाग शुरू करने जा रहा है, जो पूर्ववत समय पर ही चलेगी। हाँ, अभी इसके लिए रेल प्रशासन का ज्ञापन जारी हो चुका है और 24 तारीख से ये पुनः प्रारंभ हो रही है और इसका टाइमिंग वही पुराना टाइमिंग है। यहाँ बालाघाट 15:15 पर आएगी और 15:15 से यहाँ से रवाना होगी।
सर जो लेट जो होता था ट्रेन जो हमेशा मतलब 4 बज जाते थे 5 बज जाते थे, अब क्या स्थिति होगी इस ट्रेन की, जैसे क्या सही समय पे पहुंचेगी या नहीं पहुंच पाएगी? हाँ, चूँकि ये ट्रेन का हमेशा या लेट हुआ करती थी, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ियाँ भी प्रभावित हुआ करती थी। शायद उसीलिए इसको बंद किया गया था। अभी पुनः चालू किया गया है। अब देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है या क्या टाइम समय से चल पाती है कि वही स्थिति रहेगी, ये तो समय बताएगा। कितने माह बंद रही थी सर ये ट्रेन? ये 14 जुलाई 2019 से बंद हुई थी, पहले 10 दिन के लिए, फिर उसके बाद 1 माह के लिए और फर्दर जो है ना अगले आदेश तक। तो अभी पुनः आदेश जारी हुआ है इसको चालू करने के लिए। बालाघाट से नागपुर जाने वाले हजारों यात्रियों को ट्रेन सुविधा का फायदा मिलेगा। बीते कुछ महीनों के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही पार्टियों ने लगातार ट्रेन शुरू किए जाने के लिए रेलवे को ज्ञापन भी सौंपा है। निश्चित ही रेल विभाग के द्वारा बालाघाट से नागपुर ट्रेन सीधी सेवा 24 तारीख को प्रारंभ कर दी जाएगी। ये तो आने वाला ही समय बताएगा कि ये ट्रेन कितने दिनों के लिए प्रारंभ की गई है, क्योंकि तकनीकी कारणों से इस ट्रेन को पहले भी बंद कर दिया गया। क्या यही तकनीकी कारण हमेशा इस ट्रेन के साथ रहेंगे? हम इसी उम्मीद के साथ कि ये ट्रेन लोगों को लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे। बालाघाट पद्मेश 24/7 के लिए मान सिंह विकी। शहर की बूढ़ी गोसिया मस्जिद जनाब हबीब नूरी को शहर काजी बनाए जाने पर इस्तकबाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी उपस्थित थे, जिन्होंने शहर काजी हबीब नूरी साहब का इस्तकबाल किया। जी, हमारे बालाघाट शहर की शान जनाब हबीब नूरी साहब को काजी बनाए जाने के, जिसमें शहर बालाघाट शहर के काजी बनाए जाने के इसमें आज इस्तकबाली प्रोग्राम रखा गया था। हम उन्हें दिली मुबारकबाद देते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। जी, हमारे बालाघाट शहर के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक काजी की ज़रूरत थी हमारे बालाघाट शहर में, आज वो पूरी हो चुकी है। वहीं मुस्लिम धर्मावलंबियों ने बताया कि बालाघाट शहर के लिए यह गौरव की बात है कि पहली बार शहर काजी का दर्जा दिया जा रहा है। निश्चित ही यह बड़ा पद है। शहर काजी बालाघाट में इसके पहले हुए ही नहीं, किसी को ये दर्जा मिला ही नहीं। परवरदिगार का एहसान है कि शहर काजी का दर्जा जो हबीब नूरी साहब को मिला है, वो ऐसे मोतबर आदमी है कि वो इस पद के लायक थे और उनको इस पद से नवाजा गया। फिर भी क्या समस्या जाती थी अगर नहीं थी यहाँ पे? शहर काजी नहीं होने से कई मसले मसाइल हमारे ऐसे समाज के जिसको हल करने के लिए हम सभी लोगों को बहुत परेशानी होती थी, और आज की तारीख में शहर काजी हो जाने से अब ये मसले मसाइल जो हैं हमारे इनके मार्फत हल हो जाएंगे और इसको एक प्रशासनिक दर्जा मिले इनको, क्योंकि शहर काजी का दर्जा एक लोक सेवक का दर्जा है। तो लोक सेवक के दर्जे को मिलने के लिए प्रशासनिक आर्डर होना ज़रूरी है। ये तो हमारे मुफ्ती साहब लोग ने और शहर आवाम ने इनको शहर काजी बना दिया है। अब हम लोग की और सभी मुस्लिम भाइयों की और जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उन सब के साथ मिल कर के ये एक मंशा रहेगी कि गवर्नमेंट से एक आर्डर निकले और इनको शहर काजी का एक विधिवत दर्जा मिले और इनके जो भी फैसले हों वो एक अथराइज फैसले हों और जिसको मानने के लिए सब बाध्य रहें। बैगा महिला मुखियाओं को पोषण आहार के लिए दिए जाने वाली राशि प्रति माह 1000 रुपये का भुगतान बीते 2 महीने से नहीं किया गया है, जिस कारण इन महिलाओं को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब बैगा महिलाओं को मिलने वाले इस पेंशन में देरी हुई हो। इसके पूर्व भी नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन लगभग 2 महीने के इंतजार के बाद वितरण की गई थी। इस बार भी जनवरी और फरवरी महीने की पेंशन अब तक महिलाओं के खाते में नहीं मिल रही। ये बैगा महिला मुखिया को आहार अनुदान की राशि प्रदान की जाती है प्रति माह 1000 के मान से। तो विगत 2 माह से आवंटन नहीं होने के कारण नहीं जा सकी थी, लेकिन अब वर्तमान में आवंटन आ चुका है और ये 2 महीने का उनका जो आवास योजना की आहार अनुदान की राशि है ये उनके खाते में भेजी जा रही है, बिल कोषालय में लगाए जा चुके हैं। सर कब जारी कर दी गई थी? ये लगभग 1 हफ्ते पहले अलॉटमेंट मिल गया है। आपको बता दें कि जिले के भीतर 5600 बैगा महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। इस राशि के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर की दूरी तय कर बैंक पहुंचना पड़ता है, जिससे उन्हें हर बार लगभग 100 से 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं और लगातार भुगतान में देरी की वजह से 2000 से लेकर 500 रुपये तक की राशि उन्हें खर्च करनी पड़ती है। बैगाओं के लिए सरकार चाहे कितनी भी योजना बना ले, लेकिन मैदानी स्तर पर ये नाकामी दिखाई देती है। ऐसी एक योजना बैगा महिलाओं की पेंशन देने की बनाई गई है, लेकिन इसमें हर बार बजट का रोना आड़े आ जाता है।
मनक से नागेश्वर, पद्मेश 24/7 बालाघाट। चीन में कोरोना वायरस के कारण लगातार मेडिकल फील्ड में प्रभाव पड़ने की चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है। इस विषय पर जब हमने शहर के दवा व्यवसायियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं पर प्रभाव पड़ेगा, बाकी दवाओं पर वर्तमान समय में प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। चाइना से मटेरियल आता है, दवाइयाँ नहीं आती। दवाई सब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। अभी मटेरियल में इतना फर्क नहीं आया, अभी दवाई में कोई शॉर्टेज नहीं हो रही है। तो क्या इससे दामों में भी कुछ उछाल आया? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो क्या संभावना? जेनरिक दवाई में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा बस। फिर भी कौन कौन सी दवाओं में फर्क पड़ सकता है? पैरासीटामॉल, यही है सब। बालाघाट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव संदीप पिछोड़े बताते हैं कि चीन से दवा बनाने का रॉ मटेरियल आता है, जिसका पर्याप्त स्टॉक होने की उन्हें जानकारी मिल रही है, लेकिन इस बात का फायदा उठाते हुए दवा निर्माता कंपनी दवाइयों को महंगा कर सकते हैं। दवाइयाँ तो खरीदने चालू है, चीन से आता है एक्चुअल में रॉ मटेरियल की सप्लाई अभी चीन से आना बंद है, और जो पुराना स्टॉक रॉ मटेरियल सप्लायर है उनके पास रखा हुआ है। तो ये संभावना मेरे ख्याल से हो सकती है कि वो लोग मतलब अनावश्यक रूप से दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। उसमें खास तौर से पैरासीटामॉल से संबंधित दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, इसमें ज़्यादा असर होने की संभावना समझ में आ रही है। और ख़ासतौर से अभी तक इथिकल मार्केट में तो उतना समझ में नहीं आया है। अभी जेनरिक का जो बाज़ार है उसकी दवाइयों में बढ़ोतरी चालू हो गई है। असर दिख रहा है, मतलब क्या दाम में बढ़ोतरी हो रही है? हाँ, जेनरिक दवाइयों के दाम में बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल में वर्तमान में अभी कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट अभी आया नहीं है। मतलब भारत कहा जा सकता है कि भारत में भी पूरा स्टॉक रखा हुआ है? अभी तो कहा जा सकता है कि पूरा स्टॉक रखा हुआ है, प्रॉपर सप्लाई चालू है कंपनियों की, और सभी प्रकार की दवाइयाँ भी मिल रही है। बाकी जो उनसे जो सामान जो खरीदते हैं उसको नहीं खरीदा जा रहा है? हाँ, अभी जो चाइना से जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो सप्लाई बंद होने की वजह से तो संभावना ही नहीं उसको खरीदने का कुछ, कि सरकार ने वैसे भी प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। इसी तरह दवाइयाँ व्यवसायी बताते हैं कि चाइना से जो रॉ मटेरियल आता है वह सस्ता पड़ता है, लेकिन वर्तमान समय तक इसका दवा व्यवसाय पर कोई असर दिखाई नहीं देता। भविष्य में शायद असर पड़ेगा तो दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है। देखिए, अभी फिलहाल तो इसका असर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली ये फर्क पड़ा है। रिसेंटली ये बात हुई है कि चाइना से जो मेडिसिन इम्पोर्ट हो रही थी, जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट हो रहा था, वो इंडिया की अपेक्षा कम कॉस्ट का रहता था, इसकी मेडिसिन की लागत कम होती थी, और यहाँ की भारतवासियों को कम कीमत में दवाइयाँ मुहैया कराई जाती थी। लेकिन अब चूँकि वहाँ से इम्पोर्ट बंद हो गया है, ये कोरोना वायरस का जो चल रहा है मामला, इस वजह से तो हो सकता है जो पुराना स्टॉक ख़त्म होने के बाद में इंडिया में, उसके बाद जो दवाइयाँ यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगी उनके रेट में चेंजेस आ सकता है। मतलब अभी खासतौर पे ये जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी प्रकार की इन्फेक्शन को किल करती है, इसमें फ़र्क पड़ सकता है। बाकी दूसरी चीज़ों में फर्क नहीं पड़ता? दूसरे में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो दवाइयाँ बीमारियों को ख़त्म करने की जो दवाइयाँ होती है वो एंटीबायोटिक ही होती है, तो उसी में फ़र्क पड़ता है। अभी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है? एंटीबायोटिक ही कॉस्टली होता है। अभी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक? आज तक तो कोई फ़र्क समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पुराना ही मटेरियल जो बना हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड है पहले से, वही सेल आउट हो रहा है। कान्हा नेशनल पार्क आने वाले अधिकांश पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय रहने वाले पार्क के बड़े टाइगरों में से एक छोटा मुन्ना उम्र 10 वर्ष बीते 4 महीनों से लापता है, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क आने वाले हर पर्यटक के लिए कौतूहल का विषय रह चुके मुन्ना टाइगर। एक मुन्ना उम्र दराज हो चुका है, उसे प्रदेश की राजधानी भोपाल के वन विहार में शिफ्ट कर दिया गया है, तो दूसरा मुन्ना बीते 4 महीनों से लापता है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन उसे खोजने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस भीषण जंगल में मुन्ना कहीं गुम हो गया है। चलिए आज जानते हैं इस छोटा मुन्ना की पूरी कहानी। ऐसा नहीं है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ने अपने इस पर्यटकों को लुभाने वाले टाइगर छोटा मुन्ना T29 की खोजबीन के लिए जंगल की खाक न छानी हो। पार्क प्रबंधन ने छोटा मुन्ना की टेरिटरी वाले स्थान बाबा ठेंगा, बिशनपुरा, टिमका, दुआ झंडी सहित अन्य स्थानों वाले जंगल में जगह जगह कैमरे भी लगवाए, लेकिन कहीं भी छोटा मुन्ना का पता नहीं चला। यही नहीं, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और सिवनी पेंच मार्ग के कॉरिडोर के क्षेत्र में बालाघाट जिले के सामान्य जंगल सहित पेंच मार्ग में भी इसका कोई पता नहीं चल पाया है।
फिर आखिर छोटा मुन्ना गया कहां? यह सवाल हर सुबह कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन के मैदानी कर्मचारियों से लेकर आला अधिकारियों के मन में उठता है। रोज शुरू होती है छोटा मुन्ना की खोज, लेकिन मिलती है तो बस असफलता। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन से मिल रही जानकारी के अनुसार छोटा मुन्ना की टेरिटरी वाले क्षेत्र में इन दिनों जामुन टोला मेल टाइगर उम्र 10 वर्ष, उमरपानी मेल उम्र लगभग 13 वर्ष, दुआ झंडी फीमेल DG4 दिखाई देता है, जिससे यह स्पष्ट है कि मुन्ना अब इस टेरिटरी में नहीं है। आपको बता दें कि छोटा मुन्ना पर्यटकों के लिए बेहद ही खास रहा है। उसकी बड़ी वजह छोटा मुन्ना का निडर और पर्यटकों को देखकर जंगल के भीतर नहीं जाना। आपको बता दें कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क से अमूमन अक्टूबर 2019 में बड़ा मुन्ना को अधिक उम्र हो जाने की वजह से भोपाल वन विहार शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद पार्क प्रबंधन और पर्यटकों की उम्मीद छोटा मुन्ना से बढ़ गई थी कि वे अपने दीदार कराकर हजारों किलोमीटर दूर से पहुंचने वाले पर्यटकों का दिल मोह लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ा मुन्ना के भोपाल जाते ही छोटा मुन्ना भी कहीं अदृश्य हो गया है। निश्चित ही कान्हा नेशनल पार्क में 1 सैकड़ा से अधिक टाइगर हो, लेकिन मुन्ना के बिना कान्हा की गलियां सुनी सुनी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क आने वाला हर पर्यटक यही सवाल करता है कि भैया मुन्ना कब दिखाओगे। इस बात का जवाब शायद गाइडों के पास ना हो, लेकिन इंतजार इस बात का आज भी है कि मुन्ना उन्हें एक दिन दिखाई दे। इसी उम्मीद के साथ संजय बिसेन, पद्मिस्ट 24/7 बालाघाट। शिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर की बूढ़ी स्थित शिव मंदिर में आज विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुबह भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया और इसके बाद हवन पूजन और महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर महाभंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। हाँ। इसी तरह वार्ड नंबर 24 स्थित शिव मंदिर में राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महाप्रसाद का वितरण किया गया। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न हुए। चूँकि आज हिंदुओं का महापर्व मतलब महाशिवरात्रि का एक पर्व है, जो कि जिन लोगों की धार्मिक श्रद्धा और आस्था रहती है, वो लोग सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर पोहा वितरण और महाप्रसादी का आयोजन किया गया है, जो कि वार्ड नंबर 24 के मुख्य द्वार पर है। देवाधिदेव महादेव की शक्ति उपासना का महाशिवरात्रि पर्व 21 फरवरी को नगर सहित क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ आस्था पूर्वक मनाया गया। इस दौरान नगर व क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और भक्तगणों ने मंदिर में मत्था टेककर पूजा अर्चना की। पर्व के एक दिन पूर्व से ही मंदिरों में साज सज्जा का कार्य चलता रहा और सभी शिव मंदिरों को आकर्षक रंग रोगन कर सजाया गया। इस दौरान प्राचीन मंदिरों में जहां शिव मेला लगा, वहीं धार्मिक अनुष्ठान भी हुए। इस दौरान ग्राम पंचायत वारा के गोंडी टोला में करीब 100 वर्ष पुराने पशुपतिनाथ शिव पार्वती मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रातःकाल भक्तों द्वारा भगवान शिव का दूध और दही से रुद्राभिषेक किया गया। वहीं हवन पूजन के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया। जाएंगे जब लेंगे वहीं महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर वार्ड नंबर 1 स्थित हिमाचल नगर शिव मंदिर, मां सिंहवाहिनी शिव मंदिर, वार्ड नंबर 3 सम्राट नगर शिव मंदिर, पंचवटी नगर गणेश शिव मंदिर, तहसील कोट स्थित शिव पार्वती मंदिर, चंदनेश्वर शिव मंदिर सहित नगर के अन्य मंदिरों में प्रातःकाल से ही शिव भक्तों का हुजूम भोलेनाथ के दर्शनार्थ उमड़ पड़ा।
जागेश्वर शिव मंदिर में शुक्रवार को भोलेनाथ का जलाभिषेक कर शिवरात्रि पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। नगर सोसाइटी ग्राम पंचायत वाड़ा में स्थित उप जेल में श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उप जेल से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। उप जेल के द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जेल के कपाट नहीं खोले गए, जिससे लोग निराश होकर वापस अपने घर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि उप जेल के महादेव आसपास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं, जिनके दर्शन के लिए जिले के विभिन्न स्थानों से लोग उप जेल पहुंच रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा विगत 5 वर्षों से उप जेल के कपाट शिवरात्रि में खोलने के लिए मना कर दिया गया है। हमारे भी फोटो ले लो यार। हमने बोले कि शिवरात्रि के दिन जेल खुली रहती तो दर्शन करने आए थे भोलेनाथ के। तो क्या बोले अभी आपने? बंद है बोले, 5 साल से बंद हो गया, हमको मालूम नहीं था, इसीलिए आए थे दर्शन करने। आस्था है यहाँ के? आस्था इसीलिए है जी। कहाँ से आए हैं आप? बालाघाट से। बालाघाट से। और कौन कौन आया आपके साथ? हमारा हस्बैंड आया ना, मैं आई हूँ, दोनों जन। यानी आपको बंद है करके बता दिए 5 साल से? हाँ। ऐसे बहुत सारे और पूछ रहे होंगे आपके जैसे? हाँ, पूछे होंगे, हमको मालूम नहीं था भैया, इसीलिए हम आ गए। नगर के भटेरा चौकी स्थित मां विंदेश्वरी मंदिर में आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सामूहिक रुद्राभिषेक और काल सर्प योग शांति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी भक्तों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में पुजारी मुरारी प्रसाद दुबे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। बोलिए मां विंदेश्वरी मंदिर में कालसर्प योग शांति एवं नवग्रह शांति का आयोजन किया गया है। उसके बाद जो है सामूहिक महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, जो सभी नगर वार्ड देश प्रदेश सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए ये आयोजन है। यह सामूहिक आयोजन है जो विंदेश्वरी मंदिर में किया गया है। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 5 मार्च को महासंग्राम रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर पर करीब 56 संगठन अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वहीं जिला स्तर पर भी विभिन्न मांगों को लेकर इस रैली का आयोजन होगा। इस संदर्भ में भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर 5 मार्च को महासंग्राम रैली निकाली जा रही है। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बालाघाट जिले के करीब 56 कर्मचारी संगठनों द्वारा जो है एक रैली प्रदर्शन जो है वो 5 मार्च को आयोजित है। और 5 मार्च को ट्राइसम हैंडपम्प मैकेनिक के अलावा जितने भी जो कमलनाथ जी ने जो नियमितीकरण का जो आश्वासन दिया था कि हम सभी को सरकारी कर्मचारी घोषित करेंगे, ये हमारी प्रमुख मांगों को लेकर और इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन दायरे के में लाया जाए, इन मांगों को लेके हम जो है वो 5 मार्च को पूरा बालाघाट बंद करने के हम लोग चक्कर में हैं, उसमें हैं और उसी की रणनीति हमारी बन रही है। और 5 तारीख को रैली प्रदर्शन के माध्यम से हम एक महासंग्राम रैली जो है आयोजित करेंगे तथा कमलनाथ सरकार के विरोध में हम जो है हम अपने सभी मजदूरों को नियमित करने और अपना वादा जो है वचन निभाने का हम लोग की वचन निभाओ रैली हम लोग आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बूढ़ी फिल्टर प्लांट परिसर में आवासहीन नागरिकोकों के लिए बनाए जा रहे EWS मकानों के आवंटन के लिए हितग्राहियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जहां 468 हितग्राहियों में से 147 ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें अब तक नगर पालिका द्वारा EWS मकान आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं जिन लोगों को पूर्व में आवास मेला लगाकर आवास आवंटित किए गए थे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो EWS मकान बनाए जा रहे हैं, उसके 2 मेले लगाकर 321 हितग्राहियों को EWS मकान आवंटित कर दिए गए हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना हमारा जो EWS मकान जो बन रहे हैं,
इसमें हमने 2 मेले तो लगाए, उसमें सभी को बुलाया था, लेकिन कुछ लोग नहीं आए। तो तीसरा मेला नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह हम लोग इसको करके वो कम्प्लीटली अलॉटमेंट कर देंगे इसका। कितने लोग बचे हुए हैं, ऐसा कुछ अंदाज? 321 लोगों का अलॉटमेंट तो कर दिया, 468 में से शेष जो बच्चे वो नेक्स्ट वीक में हम उन लोग का अलॉटमेंट कर देंगे। बुलाया हमने सभी को था, उस समय वो लोग नहीं आए थे, क्योंकि इसलिए पार्ट में मुझे आना पड़ा कि जो बच्चे उनका भी अलॉटमेंट कर देंगे। सर बाकी लोगों की किस्त भी शुरू नहीं हो पाई है जिनको अलॉट कर चुके हैं अपन? नहीं, अभी तो हमने इनको WHBN से 20,000 रुपये इनका पंजीयन शुल्क लिया, इनको 1,80,000 का ऋण हम लोग उपलब्ध देना है, स्वीकृत करा रहे हैं। बैंक भी प्रकरण हमने भेज दिया है। और शेष कास्ट सब्सिडी का जो तो हम MIG और LIG बेच के उनकी किस्तों की भरपाई करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो भी उसी राशि में होगा। शहर के नूतन कला निकेतन में 22 फरवरी से अलग अलग विषयों पर नाटक का मंचन किया जाएगा। नूतन कला निकेतन के अध्यक्ष रूप बनवाले ने बताया कि 22 फरवरी को जियो अशफाक जियो, 23 फरवरी को शतरंज के खिलाड़ी और 24 फरवरी को राम प्रसाद बिस्मिल नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की एक इकाई है स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। स्वराज संस्थान एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अंदाज देती है, और कई पहलुओं पर वो बहुत सारे ऐसे प्ले करवाती है। उसी अंतर्गत क्या है, अभी वो जन योद्धा नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, हर जिले में हो रहा है इसका। तो हमारे बालाघाट जिले में नूतन कला निकेतन को ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है, और सारी जवाबदारी स्वराज संस्थान ने नूतन कला निकेतन को दी है। इसमें 3 नाटक यहाँ पर हो रहे हैं। पहला नाटक है जियो अशफाक जियो, ये जो फ्रीडम फाइटर हुए हैं अशफाक उल्ला खां, उन पर आधारित है। दूसरा नाटक है शतरंज के खिलाड़ी, और तीसरा नाटक है राम प्रसाद बिस्मिल। ये तीनों नाटक बाहर के निर्देशकों के द्वारा निर्देशित है। जैसे जियो अशफाक जियो का निर्देशन संजय गर्ग जी ने किया है, जो जबलपुर। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो की प्रदर्शनी नूतन कला निकेतन परिसर में लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के जितने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जो सक्रिय रूप से इस आंदोलन में, देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में कूदे हैं, अपने प्राण गंवाए हैं, उनके सारों की फोटो की छायाचित्र की प्रदर्शनी भी इस निकेतन परिसर में स्वराज संस्थान के द्वारा लगाई जा रही है। परसवाड़ा में भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुख्यालय परसवाड़ा के समीपस्थ प्राचीन धार्मिक स्थल सावरझोड़ी में पूजन अर्चन के साथ भव्य मेले का आयोजन किया गया है। मुख्यालय परसवाड़ा से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर वनांचल ग्राम सावरझोड़ी में अति प्राचीन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और प्रतिवर्ष यहां पर जिले से ही नहीं अन्य जिलों से भी भक्तों का जत्था पहुंचता है, जहां दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन वनांचल अति दुर्गम क्षेत्र होने के कारण दर्शनार्थ पहुंचने वाले भक्तों के लिए यहां पर सुविधाओं का अभाव है। परसवाड़ा क्षेत्र के बोल बम समिति के सदस्यों द्वारा चिंतन करते हुए यहां आने वाले भक्तों की बैठक व्यवस्था को लेकर विशाल टीन शेड के निर्माण की अलख जगाई। निर्माण को पूर्णता प्रदान की गई है। सम्माननीय श्री बलराम ठाकरे जी, आप सुंदर प्रारंभ करते हैं। बोलबम समिति के सभी सदस्य श्रावण मास में बाबा बैद्यनाथ धाम बिहार भागीरथी गंगा जी का जल लेके 105 किलोमीटर पद यात्रा कर बाबा बैद्यनाथ झारखंड में है, वहाँ हम जल अर्पण करते हैं। उसके पश्चात हम अपने क्षेत्र में चीनी कुंड का जल लेकर बाबा बैद्यनाथ का जल एवं चीनी कुंड का जल लेकर यहाँ पे सावरझोड़ी वन अंचल क्षेत्र है सावरझोड़ी, यहाँ पे शिव जी को जल अर्पण करते हैं। उसके बाद हमारे समिति द्वारा एक भोजन भंडारा किया जाता है। श्रावण मास में ऐसी भी वर्षा होती है
तो हमें कुछ अव्यवस्था होती भोजन व्यवस्था में, तो हमारे मन में इस टाइप से विचार आया समिति के सभी सदस्यों को कि हम एक टीन का सेट क्यों न निर्माण किया जाए। तो इसी सोच के कारण सभी सदस्यों द्वारा टीन सेट का निर्माण किया गया। कितनी लागत से बनाया गया? ये लगभग 2.5 से 3 लाख की लागत है। अभी और कुछ काम बाकी है। यहाँ पे टीन सेट खड़ा करके आज लोकार्पण किया। कहाँ के सदस्य? ये तो मैं 13 साल से यहाँ का अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने ये वनांचल क्षेत्र में शिवजी का जो स्थान है, ये बड़े जीर्ण व्यवस्था पर मंदिर था। भव्य मंदिर का हमने निर्माण कराया और हमने फिर इस स्थल के लिए पट्टा के लिए भी हमने कलेक्टर साहब को लगाया है। भरवेली के वार्ड नंबर 1 शंकर टेकरी में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव मंदिर हनुमान मंदिर में शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना का लाभ सैकड़ों लोगों ने लिया। इस अवसर पर शंकर टेकरी शिव मंदिर में शुक्रवार की सुबह 9 बजे से 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन 22 फरवरी को किया जाएगा, जिसके बाद महाप्रसाद और भंडारा वितरण साईं सेवा समिति सिवनी के और मोयल के सहयोग से होगा। समय बदला, नियम बदले, साल और सत्ता भी बदल गई, लेकिन नगरपालिका के हालात अब तक नहीं बदले। साथ ही नगरपालिका के लड़खड़ाए हुए वित्तीय प्रबंधन का भी हाल वही है। पिछले कई वर्षों से नगरपालिका का वित्तीय प्रबंधन लड़खड़ा गया है। पर्याप्त कर की वसूली न होने के चलते नगरपालिका क्षेत्र के विकास कार्य अटके पड़े हैं। वहीं कर्मचारियों का वेतन व मानदेय भी अटक चुका है और लाख कोशिशों के बावजूद भी नगरपालिका अपने कर्मचारियों को कार्य का भुगतान करने में असफल नजर आ रही है। कर्मचारियों ने कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराए जाने की मांग करी। संभावना है, बजट की मांग की जा रही है, जैसे बजट प्राप्त होता है उनको वेतन दिया जाए। आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जिले में स्थानांतरित होकर आए शिक्षक के स्वीकृत पदों की प्रविष्टि कोषालय में IFMIS सर्वर में भी नहीं होने के कारण लगभग 261 नवीन शिक्षकों का पिछले 6 माह से वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा था। आज इस समस्या का निदान हो गया है और इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग सुधांशु वर्मा ने बताया कि कोषालय के IFMIS सर्वर में जिले में स्थानांतरित होकर आए नवीन शिक्षण संवर्ग उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक के स्वीकृत पदों की प्रविष्टि कर दी गई है। जिले के 3 विकासखंड बैहर, बिरसा और परसवाड़ा के आहरण संवितरण अधिकारी विकासखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन शिक्षकों का रुका हुआ वेतन तत्काल भुगतान करें। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 20 फरवरी को जिले के लांजी तहसील अंतर्गत 2 चिकित्सकों द्वारा नियमों का पालन नहीं करने के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान दवा प्रतिनिधि एवं दवा व्यापारी भी जांच के दायरे में हैं। मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश के द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत औषधि निरीक्षक शरद जैन ने 20 फरवरी को लांजी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए बगैर औषधि लाइसेंस के संग्रहित की गई दवाओं को जब्त कर लिया है। इसी तरह भानेगांव में डॉक्टर देवेंद्र बढ़ई के यहां से बड़ी मात्रा में फिजिशियन नमूने एवं दवाओं को जब्त किया गया है। प्रकरण को अनुसंधान के पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। दवा उपलब्ध कराने वाले दवा प्रतिनिधि MR एवं दवा व्यापारी भी जांच के दायरे में आ सकते हैं और उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। औषधि निरीक्षक शरद जैन ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल रऊफ खान इटौरा तहसील लांजी जिला बालाघाट द्वारा संचालित राशिदी दवाखाना में बिना लाइसेंस के संग्रहित की गई दवाओं का मरीजों पर उपयोग किया जा रहा था, जिन्हें जांच टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है। राशिदी दवाखाना से 2 आशंकित दवाओं के नमूने लेकर जांच हेतु भोपाल भेजे गए हैं। जिले के रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम सतौना में 12 वर्षीय बालिका को जंगली सुअर ने हमला करके घायल कर दिया।
जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि घायल पूनम कक्षा 7वीं की छात्रा है। 21 फरवरी को दोपहर 2 बजे पूनम अपने छोटे भाई प्रवीण के साथ अपने खेत चने खाने गई थी। इसी दौरान झाड़ी से दौड़ते हुए जंगली सुअर ने पूनम पर हमला कर दिया और भाग गया। शिवरात्रि के अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जागपुर घाट में मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुरुवार की देर रात से ही गोंदिया बालाघाट और अन्य स्थानों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वेनगंगा नदी में डुबकी लगाने पहुंचे। यह क्रम शुक्रवार को दिन भर चलता रहा, जिसमें पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा मुख्य रूप से सुबह 4 बजे से 10 बजे तक मेले का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि जैसा कि ये सिर्फ सिंधियों का त्यौहार नहीं है, पूरे हिंदुओं का त्यौहार है ये। और आज जो कार्यक्रम मनाया जाता है, पिछले 40 साल से सिंधी समाज इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पे मनाते जा रहे हैं। एक शुरू का समय था जब ठेले पे शिव जी की प्रतिमा लाते थे और यहाँ आकर स्थापित करते थे, पूजा होती थी। और अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोगों का रुझान बढ़ रहा है और पूरा समाज इसमें सहयोग करता है। आसपास के कई जिलों के दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और आनंद लेते हैं। व्यवस्थाओं में देखिए, अभी 13 बसेज इस समय चल रही हैं। लोग 2 व्हीलर से आते हैं, कारों से आते हैं, अपने अपने वाहनों से भी आते हैं। लगभग ये संख्या 5 से 10 हज़ार के बीच में रहती है दर्शनार्थियों की संख्या। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के गर्रा में शिवरात्रि के अवसर पर कामती मोटर्स ने मारुति सुजुकी एरेना के साथ भव्य शोरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल उपस्थित थे। नगर में 21 फरवरी को शिव बारात निकाली गई, जिसमें नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण किया। यह बारात जागेश्वर शिव मंदिर से डीजे की धुन पर निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए श्री पंचमुखी शिव मंदिर पहुंची, जहां शिव विवाह संपन्न किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित नगरवासी मौजूद रहे। ग्राम पिपरिया में मानसिक रूप से विकलांग 16 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रवीण 32 वर्षीय निवासी वारासिवनी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचल में 21 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में स्थित शिव मंदिरों में प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं के पूजन अर्चन करने के लिए भीड़ लगी रही, जहां दिन भर भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा। क्षेत्र के कंजई स्थित प्राचीन शिव मंदिर सिद्ध महाकाल धाम पोटियापाट में मेले का माहौल निर्मित रहा। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव भक्तों के द्वारा प्रातः से ही उपवास रखकर भोलेनाथ, शिवलिंग, नंदी महाराज, नाग देवता को दूध, धतूरे का बीज, चना, गेहूं, बेलपत्री,
नारियल सहित अन्य विशेष पूजन सामग्री चढ़ाकर आस्था के साथ पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी गईं। इसी तारतम्य में मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर वेनगंगा नदी के पावन तट पर स्थित सिद्ध महाकाल धाम पोटियापाट ददिया बम्हनी में प्रातः लगभग 8 बजे ददिया स्थित शिव मंदिर में पूजन अभिषेक किया गया। इसके बाद प्रातः 9 बजे ददिया शिवालय से महाकाल धाम पोटियापाट के लिए 54 कलशों की भव्य झांकियों के साथ शिव बारात निकाली गई। महाशिवरात्रि महापर्व पर यहाँ पर सबसे पहला आयोजन हुआ शिव बारात दिव्य कलश यात्रा और उसके पश्चात ग्राम का भ्रमण करते हुए दिव्य झांकियों के साथ कलश यात्रा पोटियापाट गई। पोटियापाट पर जल अर्पण हुआ, गंगा जी का जल लिया गया। जो कावड़िया मंडला और अमरकंटक जल लेने गए थे उनको रिसीव किया गया, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद भगवान का महारुद्राभिषेक हुआ। 2500 वर्ष से हमारे यहाँ शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और ये पीताम्बरा पीठ ददिया की ओर से समझ शिवरात्रि के दिन यहाँ यज्ञ हवन पूजन करवाया जाता है। और उसी संदर्भ में आज हमारे ददिया ग्राम पीताम्बरा पीठ से झांकी का आयोजन रखा गया। झांकियाँ गांव से हमारे ग्राम के कुछ लोगों ने झांकियाँ अपना सजावट करके लाया, जिसमें प्रथम इनाम द्वितीय तृतीय चतुर्थ इनाम रखा गया था। जिसमें प्रथम इनाम यहाँ तिलेंद्र भोयर जी की झांकी को मिला है। लालबर्रा तहसील के ग्राम पंचायत कंजई में महाशिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी स्वर्गीय रामसेन बंसीचंद्र जी की स्मृति में बस स्टैंड स्थित मैदान में आयोजित 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का 21 फरवरी को समारोह पूर्वक शुरू किया गया। यह कार्यक्रम गायत्री परिवार जिला साहित्य प्रकोष्ठ प्रभारी ढाल सिंह बिसेन के प्रमुख आतिथ्य, कंजई सरपंच श्रीमती कामनी एडवोकेट आनंद बिसेन की अध्यक्षता, मध्य प्रदेश वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल लालबर्रा परिक्षेत्र अधिकारी रवि गेडाम, डिप्टी रेंजर विकास कुमरे, डॉक्टर हुकुमचंद ठाकरे, पूर्व सरपंच बालकृष्ण बिसेन सहित वरिष्ठ ग्रामीण जनों की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। खिलाड़ी भावना से खेला जाता है। जब तक जीवन में भी हमारी खिलाड़ी भावना नहीं आएगी तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। ये बेटियां, ये भाई लोग, बच्चे जब इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता को प्रदर्शन करेंगे तो स्वयं को प्रेरणा ये लेनी पड़ेगी कि कितना संघबद्ध होकर के अपने टीम में काम करते हैं। यदि टीम में गोल मारेंगे तो पराजित होना पड़ेगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रेमनगर स्थित साईं मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
प्रातः साईं बाबा का अभिषेक कर चादर अर्पित की गई। इसके बाद मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए मंदिर में संपन्न हुई। वहीं शनिवार को दोपहर 4 बजे से महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। वारासिवनी में शिव जयंती का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा दिव्य जन्म दिवस के रूप में कैंडल लाइटिंग कर केक कटिंग किया गया। इस शुभ अवसर पर भाई बहनों ने शिव पिता के जन्म दिवस पर गिफ्ट भी प्रदान किए तथा शिव ध्वज फहराकर शिवरात्रि के नारे भी लगाए और शपथ ग्रहण किया। हवन कुंड में आहुति डालकर शिव पिंडी पर कृत्रिम बेलपत्री से अभी से एक बुराई छोड़ना और एक अच्छाई ग्रहण करना लिखकर समर्पित किया। तो जो महाशिवरात्रि का पर्व आज हम सभी मिलकर के मना रहे हैं, वास्तव में ये पर्व कोई शंकर या पार्वती के विवाह का पर्व नहीं है, लेकिन इसका दूसरा रूप हम ये कह सकते हैं कि हम सभी मनुष्य आत्माओं का इस कलयुग के अंत में उस परम पिता परमात्मा से जब मिलन होता है, तो ये मिलन ही वास्तव में हम सभी को स्मृति दिलाता है कि आज का जो दिन है वो किसका यादगार है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो महाशिवरात्रि अर्थात कोई ये 24 घंटे वाली रात नहीं, अपितु कलयुग ही पूरी क्या बन गया है, अज्ञानता की रात बन गया है। और आज हम सभी देख रहे हैं कि समाज में प्रत्येक वर्ग कोई ना कोई स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपना कोई ना कोई कार्य कर रहा है। ऐसे कलयुग के अंतिम चरण में जहाँ चारों तरफ पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी समस्याओं को हम सभी रोज देख रहे हैं, अखबारों और मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं। ये कि हमारी दीदी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक शैक्षणिक और एक आध्यात्मिक केंद्र है, जिन्होंने एक फिलोसफी जो दर्शन होता है, धर्म के पीछे जो मर्म छुपा होता है, उसको उन्होंने बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। यही एक मकसद है कि जब जब भी पाप ताप जरायम इस देश में होगा, निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर जो है वो अवतरित होकर इन तमाम बुराइयों का जो है वो नाश करेगा। और उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए हमको उस तरीके की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़े के साथ साहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वाराणसी। लालपरा के स्थानीय हॉस्पिटल कॉलोनी स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर में गत 17 फरवरी से जारी 5 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ के 5वें दिन 21 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का धूमधाम से विवाह रचाया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में उत्तर प्रदेश चित्रकूट से पधारे यज्ञाचार्य पंडित अशोक पांडे व उप आचार्य पंडित विमल मिश्रा के द्वारा दोपहर 2 बजे से मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ हवन संपन्न करवाया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शिवरात्रि का त्योहार, मंदिरों में लगी रही भक्तों की भीड़। मुस्लिम समाज के लिए खुशखबरी, वर्षों की मांग के बाद मिले उन्हें शहर काजी। 24 फरवरी से एक बार फिर बालाघाट से नागपुर के बीच दौड़ेगी इतवारी मेमो ट्रेन। 4 महीने से लापता कान्हा राष्ट्रीय पार्क का मशहूर टाइगर छोटा मुन्ना। आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगरपालिका के कर्मचारियों को नहीं मिला कई महीनों से वेतन। 2 डॉक्टरों पर कार्रवाई, अवैध रूप से औषधि रखने का मामला, न्यायालय में पेश होगा प्रकरण। और पद्मेश न्यूज की मुहिम रंग लाई, 6 महीने बाद शिक्षकों को वेतन मिलने का आया आदेश।
ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।